हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मैं अमृत शुक्ला ओनली यूपीएससी पर आपका स्वागत करता हूं। आज 15 अक्टूबर है जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज का ये तिथि महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में दो बात के लिए। पहली बात, आज ही के दिन भारत में पहली फ्लाइट उड़ी थी जिसको टाटा एंड सन्स ने बनाया था। और जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ आज के इस दिन की, वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस। आज ही के दिन वो पैदा हुए थे। आप जानते हैं कि उनका योगदान देश में किस प्रकार रहा है। वो एक वैज्ञानिक के तौर पर काम किए, एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक के तौर पर काम किए, वो एक राष्ट्रपति के तौर पर काम किए, लेकिन एक विद्यार्थी और एक शिक्षक को, डॉक्टर कलाम को एक शिक्षक के तौर पर ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके हर क्रियाकलाप में शिक्षा जैसे मानो बह रही थी, एकदम नदी की तरह बहती जा रही थी। उन्होंने हमेशा ये सिखाया विद्यार्थियों को कि आप बड़े ख्वाब देखें, ऊंचे ख्वाब देखें, छोटे मोटे ख्वाब में दब करके ना रह जाएं। अगर वो ऐसा नहीं सोचते तो किसी मल्लाह का बेटा भारत का राष्ट्रपति नहीं बन पाता। किसी मल्लाह का बेटा जो पानी में नाव चला रहा होता था, वो ये सोच भी नहीं पाता कि वो कभी आसमान में हवाई जहाज से उड़ेगा। वो कैसे ये सोच पाता कि कोई उपग्रह बना करके दूसरे ग्रह के बारे में जानकारी लिया जाएगा। तो ख्वाब आपके कभी छोटे नहीं होने चाहिए। छोटा ख्वाब जो है वो कहीं ना कहीं आपको मार देता है, आपकी सोच को कम कर देता है। इसलिए अपने ख्वाब के परवाज को हमेशा ऊंचा रखिए और मेहनत करते रहिए। एक छोटी सी बात बताने के बाद मैं क्लास शुरू करूंगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जलवायु विज्ञान, एक नया टॉपिक के साथ आज हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। बात इतनी सी है कि एक छोटा सा बच्चा था पश्चिम बंगाल में, बाबर शायद उसका नाम था, और कलाम साहब ने उसका जिक्र भी अपने ऑटोबायोग्राफी में किया। वो एक छोटा सा बच्चा घर से अपने दूर पढ़ाई करने के लिए जाता था। जो विद्यालय था उसके घर से दूर था। उसकी माली हालत इतनी अच्छी थी कि वो दूर जाकर के भी पढ़ाई कर सके, क्योंकि उसके पिता दिन में इतना कमा लेते थे कि उसका रोटी दाल खर्चा पढ़ाई हो पा रहा था। लेकिन जो उसके साथ के और विद्यार्थी थे वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अगर वो दूर पढ़ाई करने के लिए जाते तो उनका काम बंद हो जाता और शाम को खाने के लाले पड़ जाते। तो बाबर ने क्या किया? बाबर अली ने किया ये कि वो खुद पढ़ने जाता था, और जब पढ़ करके आता था तो अपनी उसी पढ़ाई को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करता था। यानी कि बचपन में ही अध्यापक के रूप में वो स्थापित हो गया। अब अगर कलाम साहब ने अपने ऑटोबायोग्राफी में उसकी उस क्रियाकलाप की चर्चा की है, तो इसका मतलब कि वो काम अपने आप में कितना बड़ा है। जो ओनली यूपीएससी का काम है उससे बहुत ज़्यादा मेल खाता है। हम आपके लिए वो जो दिल्ली और इलाहाबाद और वो जो पटना लखनऊ की तैयारी की जो फीस है, जो पूरा मेंटेनेंस है, उससे मुक्ति आपको दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें हर विद्यार्थी स्टूडेंट है और हर विद्यार्थी टीचर है। इनफैक्ट मैं भी उसी में जुड़ा हुआ हूँ। तो हम दोनों की ये भूमिका है कि इस पठन और पाठन के कार्य को खूब ऊंचाई तक लेकर के जाएं। मैं एक विद्यार्थी के तौर पर पढ़ाई भी करूं और आपको पढ़ाऊं भी, और आप भी एक विद्यार्थी की तरह पढ़ाई करें और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आगे और लोगों तक पहुंचाएं ताकि अन्य लोगों का भी फायदा हो सके। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक से शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक है आपका जलवायु विज्ञान, जिसे क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। हमने जब शुरुआत में पहली क्लास ली थी तो वहाँ पर पूरा लिखा दिया था, वर्गीकरण कर दिया था विषय का कि हम किस प्रकार भूगोल की पढ़ाई करेंगे। तो उसमें जो पहला टॉपिक हमने लिखा था वो द अर्थ था। द अर्थ हमने कवर कर लिया है। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है। अब क्लाइमेटोलॉजी में भी बहुत सारे अलग अलग सब टॉपिक हैं। तो उन सभी सब टॉपिक का जो है यहाँ पर परिचय मिलेगा आपको, और किसी एक विशेष टॉपिक को हम उठाएंगे और उससे अपना क्लास शुरू करेंगे। तो जलवायु विज्ञान हमें पढ़ना है, और जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जो सब टॉपिक हैं उसमें है आपका वायुमंडल का संगठन, यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जो आपका वायुमंडल है वो किन किन चीजों से मिल करके बना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो दूसरा है सब टॉपिक वायुमंडल की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर,
यानी कि जैसे आप सुनते हैं क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, तो वो मंडल का जो पूरा स्ट्रक्चर है वायुमंडल का वो हम इसमें समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में सूर्यातप, इंसोलेशन, सूर्यातप क्या होता है, कैसे कितना सूर्यातप प्राप्त होता है, कितना रिफ्लेक्ट होकर के फिर से चला जाता है, वो जो पूरा बजट है उष्मा का उसको हम समझेंगे इसमें। उसके बाद में इसी में हम समझेंगे चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, क्योंकि आप जानते हैं कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात का संबंध किससे है, वायु से है, उसकी वायु राशि से है, उसके घूमने से है, उसके चलने से है, और वायु ही तो वायुमंडल की बात करती है। तो चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात भी हम इसमें समझेंगे। साथ ही इसमें हमारा एक टॉपिक होगा तापमान, टेम्परेचर, इसको हम समझेंगे कि टेम्परेचर की क्या भूमिका है वायुमंडल में, किस प्रकार वो बादल का निर्माण करता है, किस प्रकार वो महासागर और स्थल में उसका डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। वायु राशि का द्रव्यमान, इसको भी एक टॉपिक के रूप में हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। उसके बाद में मौसम एवं जलवायु, वेदर एवं क्लाइमेट, इसको भी हम इसी में पढ़ेंगे। आर्द्रता एवं वर्षण और वायुदाब एवं पौने। तो ये इतने सब टॉपिक है, यानी कि जो आपका टॉपिक है वो क्या है, क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान है, लेकिन उसमें ये 9 सब टॉपिक हैं, यानी कि उपविषय हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो इसमें जो पहला उपविषय है वायुमंडल का संगठन, हम यहां से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, इसका एक वर्गीकरण आप लिख लीजिए। जब तक पूरा खेल आपके दिमाग में नहीं होगा ना, पढ़ाई नहीं पूरी हो पाएगी। जैसे आप कोई छोटा सा सेगमेंट समझ लिए तो उससे तो यूपीएससी नहीं क्लियर होने वाला। यूपीएससी क्लियर होने के लिए आपको एक क्रम में पढ़ाई करना होगा। तो इसीलिए आप में जो व्याख्या करने की क्रिएटिविटी है या विश्लेषण करने की क्रिएटिविटी है तभी आती है जब आप एक हायरार्की में चीजों को समझ करके रखते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे अपने नोट्स में, और जो पहला हेडिंग आप डालेंगे वो होगा वायुमंडल का संगठन। तो आइए इसी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। बाकी मैं मिटा दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, और जिन्होंने नोट नहीं किया है वो वीडियो को कर लेंगे पॉज और उसके बाद में नोट कर लेंगे, ठीक है। आप सब क्रिकेट से भरी भांति परिचित होंगे। आईपीएल का महीना है, आईपीएल की मैच हो रही, आप सब इस बात से बिल्कुल मतलब रूबरू होंगे अधिकतर लोग, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट का क्रेज है। हर गली मोहल्ले में क्रिकेट होता है। क्रिकेट खेलते वक्त आपने एक चीज महसूस किया होगा कि किसी बॉलर ने बॉल डाली, बैटर ने उस पर बल्ला चलाया और गेंद हवा में गई, और जब किसी फील्डर के पास में जाता है तो उसको कैच करता है। एक चीज सोचिए कि मान लीजिए कोई बॉलर गेंद लेकर के आया और बॉल फेंक दिया उसने, अब बैट्समैन उस पर बल्ला चार्ज कर रहा है, तो जब बल्ला उसने चार्ज किया, बॉल बल्ले से लगी और आसमान में यानी कि पृथ्वी के तल से ऊपर जो है वो वायुमंडल में चली गई। तो सोचिए आप कि पृथ्वी क्या है, गतिमान है। हमने आपको ये पढ़ाया था कि पृथ्वी क्या है, गतिमान है। वो परिक्रमण भी कर रही है और घूर्णन भी कर रही है, यानी कि अपनी धुरी पर भी वो घूम रही है और साथ ही साथ एक कक्षा में सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। तो मान लीजिए कि कुछ ही सेकंड के लिए जो बॉल है वो वायुमंडल में चला गया, तो उतने समय में तो पृथ्वी काफी घूम जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा था जो पृथ्वी का परिक्रमण है वो कितना है, 29.8 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है। ये जो है परिक्रमण है, यानी कि एक सेकंड में 29.8 किलोमीटर एवरेज जो है इसका परिक्रमण का चाल है पृथ्वी का, जो सूर्य का वो चक्कर लगाती है। तो एक सेकंड में पृथ्वी कितना घूम जाए, कितना परिक्रमण कर जाएगी, 29.8 किलोमीटर। आपने बॉल को हिट किया, बॉल कहां गया, वायुमंडल में गया, और उतने समय में पृथ्वी कहां चली गई, बहुत आगे निकल गई। फिर भी आप ही के पास में खड़ा हुआ कोई फील्डर उसको कैच पकड़ता है, कैसे? ये सोचिए, कभी सोचा आपने इसको? बहुत ही नॉर्मल बात है, साइंस है इसमें। साइंस क्या है कि जो वायुमंडल है वो आपके पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के साथ आपकी क्या है, जुड़ा हुआ है। ये बात मैंने शुरुआत में आपको इसलिए बता दी ताकि अब आप यहां से वायुमंडल की जो पढ़ाई है उसको ज्यादा बेहतरीन तरीके से रिज्यूम कर पाए, उसको सोख पाए, ठीक है। तो जो वायुमंडल है वो पृथ्वी से आपके जुड़ा हुआ है, वो उससे बाहर नहीं है, उसी का एक पार्ट है, ठीक। अब वायुमंडल क्या है? वायुमंडल
पृथ्वी के तल से ऊपर वायु का समूह है, ठीक है, उसमें बहुत सारे विंड्स हैं और जो वायु है वो क्या है, गैसों का मिश्रण है, ठीक है। तो वायुमंडल में क्या होती है, वायु होती है, विंड्स होती हैं, और वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है, ठीक है। अब इसके संगठन की बात कर लेते हैं। तो जो वायुमंडल है पृथ्वी का वो करीब 10,000 किलोमीटर ऊंचा है। 10,000 किलोमीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। इसको आप ऊंचाई कह लीजिए या मोटाई कह लीजिए। तो जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसकी मोटाई या ऊंचाई कितनी है, 10,000 किलोमीटर। पृथ्वी का वायुमंडल तो 10,000 किलोमीटर क्या है, इसकी चाहे ऊंचाई कह लीजिए या इसकी मोटाई कह लीजिए, ठीक है। अब ये जो 10,000 किलोमीटर है इसका 50% यानी कि लगभग इसका आधा 50% जो है ये 5 से 6 किलोमीटर यानी कि 5 से 6 किलोमीटर के बीच में जो है पाया जाता है। बात इतनी सी है कि जब आप पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर भगवान के पास नहीं, अल्लाह के पास नहीं, ऊपर की ओर मतलब कि आप पृथ्वी के तल से वायुमंडल की ओर जाते हैं, तो जो 5 से 6 किलोमीटर जब आप ऊपर चले जाते हैं तो जो टोटल जो द्रव्यमान है इसका वायुमंडल का वो 50% उसी 5 से 6 किलोमीटर के बीच में क्या होता है, पाया जाता है। और करीब 90 से 99% जो आपका वायुमंडल का द्रव्यमान है वो 32 किलोमीटर के आसपास तक पाया जाता है। इससे क्या निकल करके क्या चीज आ रही है, ठीक है, जो अभी आप ये पढ़ रहे हैं इससे निकल करके क्या चीज आ रही है, इससे ये चीज निकल करके आ रही है कि वायुमंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वायु क्या हो रही है, विरल होती जा रही है, उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब ऐसा क्यों है इस पर भी चर्चा करेंगे। इस फैक्ट को आपने दिमाग में रखेंगे, कई बार यूपीएससी स्टेटमेंट के रूप में पूछ लेती है। तो जो आपका वायुमंडल है वो करीब 10,000 किलोमीटर ऊंचाई या मोटाई का है। 50% उसका जो द्रव्यमान है वो 5 से 6 किलोमीटर तक पाया जाता है और 90 से 99% के बीच, देखो एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं है, लेकिन 90 से 99% के बीच में जो है द्रव्यमान जो है वो 32 किलोमीटर के जो है अंदर पाया जाता है। ठीक, अब ये बात करते हैं कि विरल क्यों होता जाता है। वायुमंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वायुमंडल विरल क्यों होता जाता है, ये सवाल आपके दिमाग में बनना चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो ठीक है। तो इसकी वजह यह है, शुरुआत जब मैंने क्लास की थी तो मैंने आपको बताया कि जो वायुमंडल है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो किसी वजह से जुड़ा हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि फेविक्विक लगा करके उसको जोड़ दिया गया है, रुकेगा भी नहीं। हालांकि टीवी में प्रचार करने वाले उसको दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा दें, ठीक है। एक्चुअली में उसके जुड़ने का जो रीजन है ना वो है गुरुत्वाकर्षण बल। वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किस तरीके से काम करता है, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, तो इसके केंद्र की ओर काम करता है। किस ओर काम करता है, केंद्र की ओर काम करता है। तो जो ईयर है, जो इसके आसपास में जो ईयर है जिसे आप वायुमंडल कह रहे हैं, ये अंदर की ओर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसी की वजह से पृथ्वी के साथ बंधा हुआ है, ठीक है, उसी के साथ पृथ्वी से बंधा हुआ है। एक फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा पलायन वेग, एक शब्द है पलायन वेग, पलायन वेग, ठीक है। तो पलायन शब्द से ही स्पष्ट है, पलायन कब कहा जाता है कि कोई अपनी जगह को छोड़ करके कहीं चला जाए। पलायन का मतलब क्या होता है, कोई अपनी जगह को छोड़ करके कहीं और चला जाए। तो पलायन वेग का मतलब क्या है कि कोई भी पिंड है, कोई भी गैस है, कोई भी वस्तु है, वो जिस जगह पर रह रही है उससे बाहर निकल जाए, यानी कि अलग चली जाए तो पलायन कर गई, ठीक है। तो पलायन वेग का मतलब यह होता है कि इस पृथ्वी से बाहर कोई चीज निकल जाए तो उसे, जिस वेग से वो निकल करके बाहर जाएगी उसको पलायन वेग कहेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी का पलायन वेग ज्यादा है और उसकी वजह यह है
क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज्यादा है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है गैस को अंदर की ओर खींचे रखता है, ताकि पलायन वेग, ज्यादा पलायन वेग की जरूरत है कोई चीज बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो यही चीजें हैं जो वायुमंडल को पृथ्वी के साथ बांध कर रखती हैं। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, घटने लगता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटेगा, और यही वजह है कि जैसे जैसे आप वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं वायु क्या होती है, विरल हो जाती है। यही से आप एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए कि चंद्रमा पर जीवन यापन संभव क्यों नहीं है। चंद्रमा पर जीवन यापन संभव क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। होता यह है कि अगर वायुमंडल किसी ग्रह का नहीं है तो वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। उसकी वजह यह है कि सूर्य जब, क्योंकि जो जितने भी ग्रह हैं उनके पूरे ऊर्जा का स्रोत कौन है, सूर्य है। वो चाहे पृथ्वी हो या पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा हो, इन सबकी ऊर्जा का एकमात्र साधन क्या है, सूर्य है। तो सूर्य से जब उसको ऊष्मा मिली और उस ऊष्मा को रोकने के लिए उसके पास अगर वायुमंडल नहीं है तो जब तक सूर्य उसके सामने होगा टेम्परेचर बहुत हाई होगा, और जैसे ही सूर्य से विमुख होगा टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा, और वहां पर जीवन यापन क्या होगा, संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए चंद्रमा पर क्या है, जीवन यापन संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो वहां का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा दिन में बढ़ जाता है और रात में बहुत ज्यादा घट जाता है, क्योंकि वहां पर कोई वायुमंडल नहीं है। अब वहां पर वायुमंडल क्यों नहीं है, इस सवाल का जवाब यह है, वहां पर वायुमंडल इसलिए नहीं है क्योंकि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है जो बांध करके रखता है वायु को, वो बहुत कम है। और वो कम क्यों है, क्योंकि जो उसका द्रव्यमान है वो कम है। जो उसका द्रव्यमान है वो क्या है, कम है। द्रव्यमान कम होने से गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार कम होता है ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। यफ यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला होता है, यफ बराबर जी m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो m1 और m2 क्या है, पिंडों का द्रव्यमान है जिनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप थोड़ा भी गणित और विज्ञान समझते तो इस चीज को आसानी समझ सकते हैं कि ये अगर m और m2 का मान बढ़ेगा तो f का मान घटेगा। वहीं पर अगर r का मान यानी कि त्रिज्या का मान अगर बढ़ेगा तो f का मान घटेगा। ये हमने द अर्थ वाले में समझा था। यहां पर अगर द्रव्यमान कम है तो डेफिनेटली गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा। ठीक है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, इसीलिए जो उसका पलायन वेग है वह भी कम है, और गैस आसानी से उसके वायु जो उसका क्षेत्र है उससे बाहर निकल जाती है। इसीलिए वहां पर किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल ना होने की वजह से जो टेम्परेचर का बदलाव होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जो तापांतर है वो अत्यधिक होता है, और इसलिए जीवन यापन वहां पर संभव नहीं है। तो ये है वायुमंडल का संगठन। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे वायुमंडल के संरचना की। वायुमंडल की संरचना की बात करें उससे पहले हमें यह समझना है कि वायुमंडल का जो संगठन है उसमें जो गैसें हैं वो कौन कौन सी गैसें हैं, और उसमें से कौन कौन सी गैस महत्वपूर्ण है जिसे आपको समझना है। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद में ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद में ऑर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है,
कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण गैसें हैं जो वायुमंडल के संगठन के तौर पर काम करती हैं। संगठन का मतलब कि वो किससे मिल करके बना है। तो मैंने आपको बताया कि जो वायुमंडल है उसमें क्या है, वायु है। वायु किससे बना है, गैसों के मिश्रण से बना है। तो इन्हीं गैसों के मिश्रण से क्या है, वायु बना है। इसका एग्जैक्ट परसेंटेज कोई जरूरी नहीं यूपीएससी में, लेकिन यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, कोई दबाव मत लीजिएगा कि आपको एग्जैक्ट नहीं याद है, क्योंकि याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है फिर भी आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद में ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। या और जो गैसें पाई जाती है इसमें जो है ओजोन भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पाया कौन जाता है, और उसका जो ऊपर का 2-3 का क्रम है ये आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। देखिए, बहुत ज्यादा फैक्ट को याद करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर नहीं है आपका दिमाग सीमित है। बस ये है कि इंसान जो है वो कंप्यूटर से इसलिए अलग है क्योंकि इंसान की जो एनालिसिस का जो उसका जो तरीका है वो कंप्यूटर से अलग है। कंप्यूटर में तो डेटा ज्यादा रखा जा सकता है, आपके दिमाग में उतना डेटा नहीं आ सकता है, लेकिन क्या कंप्यूटर परिस्थिति के अनुसार अलग अलग विश्लेषण कर सकता है? नहीं कर सकता है। कंप्यूटर उतना ही विश्लेषण कर सकता है जितना उसमें इनपुट डाला गया हो, उसी का वो आउटपुट निकाल सकता है। लेकिन इंसान क्या है, इंसान के लिए इनपुट कभी भी बदल सकता है। आप भी बैठ करके भूगोल पढ़ रहे हैं, आपके सामने कोई इकोनॉमिक्स का टॉपिक आ जाए, हो सकता है कि उसका रिलेशन भूगोल से हो और आप उसको कनेक्ट कर दें। लेकिन कंप्यूटर क्या होगा, कंप्यूटर को अगर भूगोल का सॉफ्टवेयर डाला गया है तो उसका आउटपुट भी वही आएगा। वो नहीं सोचेगा कि इसका इकोनॉमिक्स से क्या रिलेशन है, इसका हिस्ट्री से क्या रिलेशन है, इसका पॉलिटिकल साइंस से क्या रिलेशन है। तो यही बेसिक अंतर है इंसान में और कंप्यूटर में। ठीक है, तो इस तथ्य को याद करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर मत लिया कीजिए। ठीक है, हालांकि मैं इसका पॉइंट दिखा दे रहा हूं कि इसका परसेंटेज कितना है। तो ये आपका 78.08% है, ये आपका 20% के आसपास है। ऑक्सीजन आपका 20% के आसपास है। आर्गन आपका 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% के आसपास है, और जो आपका ओजोन है वो 0.006% के आसपास है। ठीक है, ये 21.99 के आसपास है। ठीक, एग्जैक्ट डेटा ना मुझे याद है ना आपको याद करने की जरूरत है, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप याद कर लीजिए, लेकिन एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद में ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, और ओजोन भी उपस्थित है, ये आपको जानना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये गैसें हैं तो इन गैसों की कुछ भूमिका भी होगी। डेफिनेटली अगर ये गैस है तो इनकी कोई भूमिका होगी। जैसे नाइट्रोजन की क्या भूमिका है, ऑक्सीजन की भूमिका तो आप भली भांति जानते होंगे, चीजों को जलाने में, आपके सांस लेने में। लेकिन हो सकता है कि आप नाइट्रोजन की भूमिका ना जानते हो, आप कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका ना जानते हो, आप ये ना जानते हो कि ओजोन हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो इन सबका उपयोग क्या है, या ये किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है या हानिकारक है, इनको भी हमें जानना होगा, समझना होगा। तो हम अगली क्लास में इस पर चर्चा करेंगे और उसमें इन गैसों के बारे में डीप चर्चा करेंगे कि नाइट्रोजन की क्या भूमिका है, उसका सकारात्मक पक्ष क्या है, नकारात्मक पक्ष क्या है। बाकी इसी तरीके से जितनी भी गैसेस हैं, महत्वपूर्ण गैसेस हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। इस क्लास में इतना ही। बाकी आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और जितने भी सवाल हैं वो किसी भी तरह के हों, वो चाहे आप ये न जानते हो कि यूपीएससी की तैयारी में कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं, या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हैं, उसका भी आप सवाल पूछ लीजिए। होता क्या है कि हमारी टीम आपके कमेंट्स को नोट करती है और उसका एक सवाल वो बना करके 10-11 पॉइंट में हमें दिया जाता है, और उस पर हम लाइव सेशन करते हैं जिसमें उसका जवाब देते हैं।
ठीक है, तो आप ये तरीका जरूर अपनाएं। आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपने सवाल छोड़ दिया कीजिए और अपनी राय भी दिया कीजिए। और एक जो आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर फ्री में आप तक पहुंच रही है तो आप थोड़ा सा मेहनत, बस 1-2 सेकंड का कर लिया कीजिए, शेयर कर दीजिए कुछ लोगों को, ताकि सबका फायदा हो जाए। जो हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा अंत उदय करे, यानी कि जो अनंतिम व्यक्ति है वहां तक भी पहुंचे मुफ्त में, उसमें आप भी थोड़ा सा योगदान किया कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे इन गैसों पर। तब तक के लिए धन्यवाद।